नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 73 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 73 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको सही बताना है कि यहाँ पे क्या बात सही बताई गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड अब कमीशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि हरियाणा राज्य हिमाचल प्रदेश की पूरब में स्थित है। तो अगर बात की जाए हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य हिमाचल प्रदेश के पूरब में बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो हरियाणा हिमाचल के दक्षिण में है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर पूरब की बात की जाए तो हिमाचल के पूरब में क्या है, तिब्बत है, और दक्षिण पूरब में क्या है आपका उत्तराखंड। ये भी आपको दोनों याद रखना है कि पूरब में क्या है आपका तिब्बत पड़ता है, और दक्षिण पूरब में जो है वो क्या पड़ता है आपका उत्तराखंड पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और पश्चिम में जो है वो क्या है, पश्चिम में आपका क्या पड़ता है, पंजाब पड़ता है। तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश के पूरब में नहीं है, दक्षिण में है। तो पहली स्टेटमेंट आप गलत लेके चलिए। दूसरी स्टेटमेंट है कि प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत कहा जाता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है कि प्राचीन समय में जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं इनको मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो एक तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है, तो आपने सिर्फ यहाँ से सीधा पकड़ा दूसरी स्टेटमेंट कि दूसरे के साथ तीसरी भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में ये है। क्योंकि सबको आता है कि जो शिवालिक की जो माउंटेन रेंजेस है ये इनको मैनाक पर्वत के नाम से या मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का जो अर्थ होता है वो शिव की जटाएं होता है। शिवालिक के जो हिल्स होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है, आउटर हिमालय भी आप इनको कहते हैं, इनकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि कितने से कितनी इनकी ऊंचाई होती है, तो 350 मीटर से 1500 मीटर। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जहाँ पर 500 से ज़्यादा बच्चा या 600 बच्चा हमारे साथ अब जुड़ चुका है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि कभी भी और किसी भी समय आप हमारी क्लासेस को, अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, मात्र 499 में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले और हमसे जो है वो कोचिंग ले सकते हैं, जहाँ पे 5 टीचर आपको बहुत डिटेल से हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो बहुत वास्ट सिलेबस रहता है टीजीटी आर्ट्स का, तो आप तैयारी करते जाइएगा, ये ना देखिएगा। मैं आपके लिए हर दिन सुबह और शाम, अब सुबह भी हर दिन वीडियो आती रहेगी, ठीक 8 से 8:30 बजे। तो आप बिल्कुल रेडी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जी आपके बीच रहने वाली है। अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बी सही है। अच्छा, मैंने बोला तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा कि अपेक्षाकृत निम्न हिमालयों की श्रृंखला में पीर पंजाल है। जी हाँ, लेसर हिमालय में पीर पंजाल है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बड़े हिमालयों की श्रृंखला में धौलाधार है। नहीं, ये क्वेश्चन ये था कि द रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज द धौलाधार। देखिए, जो ये ग्रेटर हिमालय है, अंग्रेजी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते। अब धौलाधार रेंज ग्रेटर हिमालय में नहीं आते। भाई ग्रेटर हिमालय में क्यों आएगी? ग्रेटर हिमालय में तो आपका क्या आता है, जास्कर हिमालय आता है, आपका स्पीति आता है, मतलब ये सारी चीज़ें आती है। तो ग्रेटर हिमालय में आपका धौलाधार माउंटेन रेंज नहीं आएगी। तो इसको भी, तो ऑप्शन जो चौथा है ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है आपका। तो पहला ऑप्शन भी गलत है और आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा और तीसरा। और मैंने पहले ही बोला था ये आपने पकड़ना है। अच्छा, धौलाधार माउंटेन रेंज की बात करें और शिवालिक माउंटेन रेंज की बात करें, धौलाधार की भी बात करेंगे, थोड़ा पीर पंजाल की भी बात करेंगे। पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, और धौलाधार माउंटेन रेंज भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अच्छा, धौलाधार आपके ग्रेट हिमालय में नहीं आती। धौलाधार, अगर आपकी बात करें धौलाधार पर्वत श्रृंखला की, तो धौलाधार को ना एक नाम दिया जाए है मोलाक पर्वत। तो मोलक पर्वत या मोलाक पर्वत के नाम से किन पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? तो धौलाधार माउंटेन रेंज को मोलाक पर्वत कहा जाता है। अच्छा, उसी प्रकार ये जो धौलाधार माउंटेन रेंज है ये मुख्यतः
3 जो है वो ज़िलों में अगर कहूँ तो मुख्यतः वैसे कांगड़ा में है ये, लेकिन मंडी में भी ये फॉल होती है, थोड़ी-थोड़ी ये चंबा में भी है, तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पीर पंजाल जो ये रेंजेज़ है, ये मुख्य रूप से अगर कहूँ तो ये मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पर है, आपकी चंबा ज़िले में स्थित है। अच्छा, बात करें आपके शिवालिक की, तो ऐसा पूछा जाता है कि शिवालिक के अंतर्गत पूर्ण रूप से आने वाला ज़िला कौन-सा है? तो शिवालिक के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से ज़िला आता है वो है आपका ऊना ज़िला। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में बारालाचा दर्रा स्थित है? तो लीजिए, अगर बात करें बारालाचे दर्रे की, तो बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें बारालाचा दर्रे की, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। अच्छा, ये लाहौल स्पीति ज़िले में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बारालाचा दर्रा है इसका ऊंचाई कितनी है? तो इसका एप्टीट्यूड जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 4890 मीटर है या 4890 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार इसकी बारालाचे दर्रे की ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो मित्रों याद रखनी है कितनी है आपकी, 4890 मीटर। बहुत बार ये पूछी गई है। अच्छा, अगर बारालाची दर्रे की बात करें और बात करें कमीशन एग्ज़ाम की, तो बहुत मुश्किल ये एग्ज़ाम रहने वाला है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, तो पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? तो ये भी बारालाचे दर्रे को ही जाना जाता है। अच्छा, बारालाचे दर्रे की बात करें तो ये मनाली और लाहौल को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखना है कि मनाली और लाहौल को लद्दाख से जोड़ने का जो काम करता है वो भी आपका बारालाचा दर्रा करता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए आपका तेम्पोला दर्रा कहाँ पे है? तो एक दर्रा और है तेम्पोला। तो अगर तेम्पोले दर्रे की बात करें तो तेम्पोला दर्रा भी आपके लाहौल स्पीति में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तेम्पोला दर्रा जो है लाहौल स्पीति के किस गांव के समीप है? तो एक कोकसर गांव है। कोकसर गांव जो है लाहौल स्पीति में है। तो स्टेटमेंट में सीधा पूछ सकता है कि जो आपका कोकसर गांव है लाहौल स्पीति का, तो इस कोकसर गांव के पास कौन सा दर्रा है? तो आपका इसके पास है लाहौल स्पीति का तेम्पोला दर्रा। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी मतलब परीक्षाओं में आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका एक और दर्रा है, उस दर्रे का नाम है आपका कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा भी लाहौल को स्पीति से अलग करता है। तो लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला दर्रा है कुंजुम दर्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी यहाँ पे जो है वो पूछा जाता है। और स्थानीय लोग जो लाहौल स्पीति के हैं, उन्होंने जो है इस दर्रे के पास दुर्गा माता का एक मंदिर भी बनाया है। तो लाहौल स्पीति के किस दर्रे के पास दुर्गा माता का एक मंदिर बनाया गया है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। तो हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो है कुंजुम दर्रा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन भावा दर्रा पूछेगा। तो भावा दर्रा कहाँ पे? भावा दर्रा किन्नौर में है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। भावा दर्रा कहाँ पे? किन्नौर। और इसी बात करें भावा दर्रे की, तो ये किन्नौर में है। इसके अलावा एक दराटी दर्रा है। तो दराटी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो याद रखना, चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दराटी दर्रा। इस बात को आपने याद रखना, पांगी भी चंबा में ही पड़ता है, तो दराटी दर्रा भी चंबा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो इसको लाशों का ढेर कहा जाता है। ये लाहौल स्पीति को कुल्लू मनाली के साथ जोड़ता है। तो मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ने वाला दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा, जिसको प्लेन ऑफ क्रॉप्सिस कहा जाता है, लाशों का ढेर भी कहा जाता है। तो याद रखना, लाशों का ढेर किस दर्रे को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। इस बात को स्टूडेंट आपने याद रखना है। अच्छा, पहला अंग्रेज जो इस दर्रे पे आया था वो था मूरक्राफ्ट। तो मूरक्राफ्ट पहले यूरोपीय थे, पहले अंग्रेज थे जो इस दर्रे पे आए थे, और इस दर्रे को उन्होंने एक नाम दिया था, वो नाम था रेतंका जोत। तो रेतंका जोत किस दर्रे को हिमाचल में कहा जाता है? लाशों का ढेर, तो ये कहा जाता है आपके रोहतांग दर्रे को। अच्छा, कुछ दर्रे और हैं, जैसे कि आपका हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? तो हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला दर्रा। बहुत बार पूछा जाता है। तो परांगला दर्रा हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी एक बार आया था कि आपका जो लाहौल की मियार घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लाहौल में एक मियार घाटी पड़ती है, और मियार घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति का एक कांगला दर्रा है। कांगला दर्रा ये क्या करता है?
लाहौल स्पीति को किससे जोड़ने का काम कर रहा है? लाहौल स्पीति घाटी को लद्दाख से। तो लाहौल स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? कांगला दर्रा है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत दर्रे हैं, जैसे कि आपका पादरी पादरी दर्रा, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो पादरी दर्रा जो है वो अ, चंबा को जम्मू, तो याद रखना चंबा को जम्मू के साथ जोड़ने वाला दर्रा, तो ये है पादरी दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दराटी दर्रा, ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। सांच दर्रा, ये भी चंबा को पांगी से ही जोड़ता है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे, तो चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा। तेलंग दर्रा है, ये भी चंबा को जम्मू से जोड़ता है, कांगड़ा से जोड़ता है। आपका वारू हो गया, वारू के अलावा आपका तेलंग, मैंने आपको बता दिया तेलंग दर्रा। तेलंग दर्रे के अलावा आपको लिख लेना है आपने तोरी दर्रा, ये भी किससे किसको जोड़ता है? ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है भीम गसूतड़ी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भीम गसूतड़ी दर्रा। तो भीम गसूतड़ी दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और एक है आपका बलेनी, बलेनी दर्रा, तो बलेनी दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे दर्रे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। इस यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है डिटेल में। अगला क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन देखिए अक्सर जो है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए अखबारों में, न्यूज़पेपर में यहाँ पे दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच फॉलोइंग प्लेसेस इज मैथड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो मतलब कि कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? तो देखिए वंतानी, ये जो वेंटनी जो है, ये बेंटनी जो है वो शिमला में है, बेंटनी गेट्स कैथल्स ये शिमला में, आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा चांगो, देखिए चांगो की बात करूँ तो ये चांगो जो मैंने पढ़ा है वो किन्नौर में मैंने पढ़ाया था किसी वीडियो में, कि ये चांगो नामक स्थान कहाँ पड़ता है? किन्नौर में पड़ता है। अच्छा, देवकोठी, देवकोठी भैया चंबा में जी। देवकोठी की बात करें तो देवकोठी जो है वो चंबा में है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस्पा, जिस्पा किन्नौर में नहीं है। आप सोच रहे होंगे किन्नौर में, जिस्पा कहाँ है? लाहौल स्पीति में। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। जिस्पा लाहौल स्पीति में है, चांगो किन्नौर में है, और बेंतनी कैथल्स कहाँ पे? शिमला में है। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन ये मैंने बता दी कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ पे है, और देवकोठी आपके चंबा में ही पड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के जिले की पहचान कीजिए जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक था। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे बेसिक क्वेश्चन अक्सर अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो यही लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब कि ये होता है ईजी टू मॉडरेट जो पेपर सुना है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभार स्टेटमेंट फॉर्म में ये आसान दे दिए जाते हैं और बच्चे इनको गलत कर लेते हैं। तो हिमाचल का वो जिला जो जिसका जनसंख्या घनत्व 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार सबसे अधिक है, तो है आपका हमीरपुर जिला। अच्छा, हमीरपुर जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमीरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 407 प्रति व्यक्ति 406 है शायद। तो क्योंकि मैं ये किताबों के लेकर चलूँगा, तो 406 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 406 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर। मतलब जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें आपकी हमीरपुर की, तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। लिंग अनुपात किस जिले का सबसे अधिक है? तो लिंग अनुपात भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिंग अनुपात भी हमीरपुर का ही, सेक्स रेशो भी हमीरपुर का ही सबसे अधिक है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हमीरपुर का है, तो सबसे कम किस जिले का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मात्र 2 है। कितनी है? 2 है। इस बात को आपने याद रखना। किन्नौर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 13 है। कमीशन में पूछा जाएगा कि किन्नौर का कितना है? किन्नौर का 13 है, लाहौल स्पीति का 2 है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दूसरे नंबर पे सबसे कम लाहौल स्पीति, और दूसरे नंबर पे सबसे कम किन्नौर 13 है। लेकिन अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला, तो है ऊना। ऊना का जनसंख्या घनत्व कितना है? 338 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। देखिए डिटेल से बता रहा हूँ, चीज़ें काम आने वाली है। कांगड़ा का भी बता देता हूँ। कांगड़ा का जनसंख्या घनत्व 263 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और सोलन का 298 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और हमीरपुर का हमने देख लिया सबसे अधिक 406 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कुल कितना है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, 123 है। 123 हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि
हिमाचल प्रदेश जो है उसका साक्षरता दर कितना है? तो लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का 82.80% है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के साक्षरता दर की, तो किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो हमीरपुर का साक्षरता दर 89.01% है। इस बात को आपने याद रखना। तो हमीरपुर का साक्षरता दर कितना है? तो 89.01% हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का साक्षरता दर है। लिंगानुपात भी इन्हीं का सबसे अधिक है। और पूरे हिमाचल का लिंगानुपात सेक्स रेशो कितना है? 9:7। ये 2011 का जो पॉपुलेशन हुई थी उसके अनुसार है। अच्छा, इतना भी हमने देख लिया। अब जनसंख्या किस जिले की सबसे अधिक है? तो जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है? कांगड़ा जिले की है। ये भी आपने याद रखना है। और टोटल जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या थी वो 68,64,602 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एक एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 विटनेस्ड एट इंक्रीज ऑफ 2021-22 2021-22। तो हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष 2021-22 में कौन सी निम्नलिखित प्रतिशत अधिक थी? तो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आमदनी वर्ष है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो किस में ज़्यादा थी? तो कितनी ज़्यादा थी यहाँ पे? तो कितने प्रतिशत अधिक थी? तो ये जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 10.4% थी। एग्जैक्ट ये सीधा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखो, पिछला डाटा भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पिछला डाटा भी याद रखना है। तो 2021-22 की तुलना में 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ी थी? तो ये 10.4% ये जो है वो हो गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चनों को हमेशा अच्छे तरीके से ही पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 के जीएसडीपी में अनुमानित वित्तीय घाटे के प्रतिशत की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो बजट 2024-25 था, इसमें जो जीएसडीपी जो अनुमानित जो वित्तीय घाटे की जो प्रतिशत पहचान थी वो कितनी हो सकती है? तो अनुमानित जो वित्तीय घाटा जो जीएसडीपी 2024-25 के बजट में हुआ था वो कोई ज़्यादा नहीं था, वो था 4.7%। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2025 में जो जीएसडीपी का जो अनुमानित वित्तीय घाटा था वो 4.74 था ये, लेकिन ये कहीं पे हमने इसको पढ़ा भी था, तो ये 4.7 आप इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स अप टू 2023। कि वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भागीदारी के सहयोग से कितने विद्युत वाहन स्टेशन स्थापित किए हैं? तो ये चार्जिंग जो विद्युत वाहन स्टेशन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भागीदारी के सहयोग से जो 2023 तक जो है वो किए थे, वो 107 किए थे। और ये गिरिराज की जो मैंने करंट अफेयर की सीरीज़ आपको पढ़ाई थी वहाँ आपको मैंने बताया था। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था पहले भी। तो वर्ष 2023 तक जो हिमाचल प्रदेश ने जो भागीदारी के सहयोग से सरकार ने जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी की भागीदारी से जो विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन जो स्थापित किए थे 2023 तक, वो 123 थे, 123 थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की कौन सी संख्या निम्नलिखित में से सही है? अब मार्च 2023 तक बात की जा रही है। देखिए, अगर आप विकिपीडिया सर्च करोगे वहाँ पे अलग अलग डाटा इसका आएगा, तो एग्जैक्ट डाटा जब इसका आएगा तो मैं अपने यूथ अध्ययन टेलीग्राम चैनल में इसको आपको आज शाम तक बता दूंगा कि इसका एग्जैक्ट डाटा क्या है। तो लेकिन इसके बारे में मैं ज़रूर जानूंगा। तो अभी बात हो रही थी मार्च 2023 तक की, कि हिमाचल प्रदेश में अब 2025 तक की अलग डाटा है। अभी मार्च 2023 तक का मैं डाटा आपको बता देता हूँ। तो मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो उप तहसीलों की निम्नलिखित में से 73 संख्या बिल्कुल सही थी। अगर बात करें तहसीलों की, तो तहसील हिमाचल प्रदेश में मार्च 2023 तक 113 थी। ब्लॉक हिमाचल प्रदेश में उस समय तक 88 थे। और सब डिवीज़न जो है वो मार्च 2023 तक वो थे कितने थे? 81 थे। तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है कि मार्च 2023 तक का जब डाटा बाहर आया था तो वहाँ पर ये बात बोली गई थी 73 उप तहसीलें हैं, आपका 88 ब्लॉक है,
113 तहसीलें हैं और 81 आपके क्या है सब डिवीज़न है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, ये क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू के किस राजा के राज्यकाल में स्थापित की गई थी? तो ये थे कुल्लू के राजा जगत सिंह, जिनको औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि भी दी गई थी। और औरंगजेब एक मुगल शासक थे और इनके द्वारा इनको राजा जो है वो राजा की उपाधि दी गई थी। तो कुल्लू के किस राजा को राजा कहकर पुकारा गया था? तो ये थे राजा जगत सिंह। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल्लू का दशहरा किसने शुरू करवाया? तो कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला है जो कि कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है, उसको भी राजा जगत सिंह के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में आने वाले समय में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे राजा जगत सिंह है, राजा विधि सिंह है, राजा सिद्ध सिंह है। क्योंकि अब मैंने एक चीज़ फिक्स कर ली है, तो जब वीडियो बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट की बनेगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि एक बच्चा भी बहुत अच्छे से 20 से 22 मिनट में ध्यान दे सकता है। अगर वीडियो हर दिन आ रही है, देखो स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, हम हर दिन छोटा स्टेप अगर ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम मतलब 10-15 दिन 20 दिन बाद वीडियो पढ़ रहे हैं, और जब हम हर दिन वीडियो पढ़ेंगे तो मुझे भी आसानी रहेगी छोटी वीडियो बनाने में और आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बीच लाऊँ, बहुत डिटेल से लाऊँ, ताकि आपको दोबारा दिक्कत सहनी ना पड़े। तो इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा कभी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके बीच। एक क्वेश्चन और है कि उस लेखक की पहचान कीजिए जिसने कांगड़ा वैली पेंटिंग एक बुक लिखी है। तो देखिए कांगड़ा वैली जो पेंटिंग जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कांगड़ा पेंटिंग एक पुस्तक है और यहाँ पे बदल के दे दिया कांगड़ा वैली, तो सेम है भाई, कांगड़ा पेंटिंग बोलो, इसमें वैली दे दिया है। तो ये लिखी है एम.एस. रंधावा। तो एम.एस. रंधावा की किताब है कांगड़ा वैली या कांगड़ा वैली पेंटिंग, ये भी आपको याद रखना है। डब्ल्यू.जी. आर्चर, अगर बात करें डब्ल्यू.जी. आर्चर की, तो डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा एक बुक लिखी गई है। सर कौन सी बुक जो है वो डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स। तो इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक लिखी है डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। अच्छा, बी.एन. गोस्वामी, इनकी बात नहीं करेंगे ना, कल खांडलेलवाल की बुक की बात करेंगे, इंडिया लेवल की है। अच्छा, हिमाचल की बात करते हैं, जैसे कि हिमाचल की एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन हिमाचल। तो ये लिखी है एल.सी. पांडे। तो प्राचीन हिमाचल बुक लिखी है एल.सी. पांडे ने। बहुत बार क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि तारीखी रियासत सिरमौर बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजा रणजौर सिंह। तो राजा रणजौर सिंह ने लिखी है तारीखी रियासत सिरमौर किताब। इसके अलावा एक बुक और है, वो है आपकी हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं। तो हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथाएं जो बुक लिखी है वो लिखी है शरब नेगी। किसने लिखी है? शरब नेगी ने मित्रों लिखी है। अच्छा, एक बुक है आपकी पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला बुक लिखी है जी.डी. खोसला। क्या नाम है? जी.डी. खोसला। तो जी.डी. खोसला ने जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है पहाड़ी चित्रकला। सॉरी, जी.डी. खोसला ने जो बुक लिखी है वो लिखी है हिमालयन सर्किट। माफ़ी चाहूँगा, इसको थोड़ा सा सही कर ले। हिमालयन सर्किट लिखी है आपकी जी.डी. खोसला ने। मेरे को थोड़ा माइंड से स्किप हो गया क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ा रहा था ये। अच्छा, पहाड़ी चित्रकला की जो मैं बात कर रहा था वो लिखी है भाई किशोरी लाल बैद। किसने लिखी है? किशोरी लाल बैद। और हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार। और गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्करी, तो ये भी बुक लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा ही। तो आज के लिए हाँ, और एक और बुक है पॉलेंड्री इन हिमालय, जी भी लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आई है मेरी वीडियो पसंद तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, एक नाम एक नारा, हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।